ओके, सो आज हम जो है वो नेक्स्ट लास्ट टाइम हमने जो है वो किया था मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पर किया था, और मास मास रिलेशनशिप हमने किया था चैप्टर 1 के अंदर स्टोइचियोमेट्री में। तो आज हम सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 का स्टोइचियोमेट्री में, जिसमें और आगे की और फर्दर चीज़ों के बारे में हम इसमें इंफॉर्मेशन लेंगे। सो पेज 8 पर आपके पास एक सेल्फ असेसमेंट है, ठीक है। तो ये अमोनियम नाइट्रेट है, इसकी डिकम्पोजिशन है, इससे N2O और H2O की फॉर्मेशन हो रही है। कह रहे हैं 200 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट अगर उसको कम्प्लीटली कंज्यूम किया जाएगा रिएक्शन के अंदर, तो कैलकुलेट था, मालूम कीजिए मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड एंड वॉल्यूम ऑफ N2O गैस लिबरेटेड एंड STP। कह रहे हैं कि अगर ये अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 जो कंपाउंड है, अगर ये 200 ग्राम हम यूज़ कर रहे हैं, और तो उससे बताइए कितना मास H2O का बनेगा और कितना वॉल्यूम N2O का बनेगा। सो ये दो क्वेश्चन है। इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमको जो है वो मास मास रिलेशनशिप अप्लाई करना है, चूँकि मास गिवन है और मास रिक्वायर्ड है, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें मास वॉल्यूम रिलेशनशिप अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सेल्फ असेसमेंट के अंदर दो चीज़ें एक साथ आपसे जो है वो आस्क कर ली गई हैं। मीन्स मास ऑफ वाटर बताना है कितना बन रहा है, और मास ऑफ N2O बताना है। दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट 1 हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट 1 के लिए इक्वेशन हमें यहाँ पर दोबारा से लिखनी पड़ेगी, दैट इज NH4NO3, दिस इज अमोनियम नाइट्रेट, इट रिएक्ट्स टू फॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो गिवन और रिक्वायर्ड है उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। देन उसके बाद दो लाइन्स लिखेंगे, जैसे कल मैं आपको समझा रहा था कि पहले फ्रॉम इक्वेशन। तो इक्वेशन से हमें क्या बात पता लग रही है, देन वी विल राइट फ्रॉम क्वेश्चन कि व्हाट द क्वेश्चन इज टेलिंग अस। तो इक्वेशन के लिहाज से यहाँ पर निकालना पड़ेगा अमोनियम नाइट्रेट के मोलर मास को, ठीक है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो नाइट्रोजन का हो जाता है 14 + 4, ओके, प्लस 14 + 48, यस 80 आ रहा है, राइट। सो 80 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट विल प्रोड्यूस 8 × 36 आ रहा होगा इसका, 36 ग्राम ऑफ वाटर। सो 200 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट कितना वाटर प्रोड्यूस करेगा, तो X प्रोड्यूस करेगा। दिस X वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। तो रेशो मेथड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यूजिंग रेशो मेथड, बाकी इसको फैक्टर मेथड से, मोल मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेशो मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो 80/36 = 200/X इसी तरह से होता है, बिकॉज देयर इज रेशियो बिटवीन देम। तो दैट्स 80X = 200 × 36 and X = 200 × 36 over 80. So there will be any answer here, ठीक है। तो ये 40 हो गया, दिस इज 100, दिस इज 5 सेकंड करते हैं, 5 4 = 40, 5 10 = 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 और ये 18 हो गया, 18 5 सा, ठीक है। कितना आंसर निकल रहा है फाइनली इसका, सो दैट्स 200 × 36 / 80, 90 निकल रहा है, ओके। सो 90 इज द आंसर। तो X = 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसका मतलब कि अगर आप 80 ग्राम अगर अमोनियम नाइट्रेट लेते हैं, तो फिर उस सूरत में आपके पास यू विल बी गेटिंग 90 ग्राम ऑफ वाटर। सो दिस इज द फर्स्ट पोर्शन। सेकंड पोर्शन सिंपल, आप इसको मास वॉल्यूम अप्लाई करोगे, ठीक है। यू कैन अप्लाई इट ईजिली, मास वॉल्यूम। सो इसका तरीका क्या होगा कि दोबारा से आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, देन N2O + 2H2O। अब चूँकि आप जानते हैं कि डायरेक्ट आप मास से आप जो है वो वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, पहले मास से निकलता है। तो पहले N2O का मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना निकलेगा। तो 80 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट तो हमारे पास बनाएगा, दैट्स 28 + 16, 28 + 16
44 ग्राम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड N2O एंड 200 ग्राम कितना बनाएगा भाई, तो दिस विल बी फॉर्मिंग x ग्राम। तो रेशो मेथड अगर हम इसमें यूज़ करें तो 80/44 इक्वल टू 200/x, 80x इज इक्वल टू 200 इंटू 44, x इक्वल टू 200 इंटू 44/80। सो व्हाट्स आंसर हियर, 200 इंटू 44/80, दिस 110. So x is equal to 110 gram of N2O. So but we were not asked to find out the mass of N2O, na? We were asked to find out the volume of N2O in the second part. So like I told you yesterday that after we find out the mass, we can convert it into volume by using the formula of molar volume. ठीक है? So now we will find volume, और जो वॉल्यूम STP पर कह रहे हैं तो उसका सिंपल वही तरीका है, वॉल्यूम एट STP बराबर हो गया मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इंटू 22.41. दिस इज मास इज 110 एंड मॉलिक्यूलर मास इज 44 इंटू 22.41. सो व्हाट्स द वॉल्यूम? यस 56.025. ओके 56 ही होगा. दैट्स 56 dm³ ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड N2O एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके दोनों क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए, लाइक मास भी लगाया और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी अप्लाई किया. ओके देन वी हैव एग्जाम्पल नंबर 1.9 दैट डील्स विद वॉल्यूम रिलेशनशिप. तो वॉल्यूम में क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो वॉल्यूम हमें गिवन होता है और वॉल्यूम ही हमें जो है वो फाइंड आउट करना पड़ता है. ठीक है, सो द गिवन इज वॉल्यूम एंड द रिक्वायर्ड थिंग इज आल्सो वॉल्यूम. लाइक इन एग्जाम्पल 1.9 इट हैज़ बीन गिवन के कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ 50 dm³ ऑफ ब्यूटेन गैस. ठीक है, तो कह रहे हैं कि वॉल्यूम बताएं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के STP पर जो प्रोड्यूस हो रहा है 50 dm³ ब्यूटेन गैस मतलब C4H10 की बर्निंग से. तो देखिए आपसे यहाँ पर जो है वो गिवन भी आपको वॉल्यूम किया जा रहा है डेसीमीटर क्यूब में, और आपसे जो पूछा जा रहा है रिक्वायर्ड है दैट इज आल्सो वॉल्यूम. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वॉल्यूम रिलेशनशिप. ठीक है, सो स्टोइचियोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मास वॉल्यूम डेटा सेम तरह से बनता है कि अगेन हम वी हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन वंस अगेन. तो इसकी प्रेजेंटेशन इस तरह से होती है 8CO2 + 10H2O. दोनों जो गिवन और रिक्वायर्ड है उसको अंडरलाइन हम कर लेंगे. ठीक है, सो C4H10 इज गिवन वाइल वी हैव टू फाइंड आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज रिक्वायर्ड. दो लाइंस लिखेंगे हम. फर्स्ट लिखेंगे दैट इज फ्रॉम इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है. नेक्स्ट इज फ्रॉम क्वेश्चन. अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर चूंकि वॉल्यूम रिलेशनशिप है तो अब यहाँ पर हमें मास लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, देखो मास हो चाहे मास वॉल्यूम है, दोनों सूरतों में यहाँ पर मास यूज़ कर रहे होते हैं. लेकिन जब बात आ जाए वॉल्यूम रिलेशनशिप की तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वॉल्यूम पुट कर सकते हैं. ठीक है, और डायरेक्ट निकाल सकते हैं रेशो मेथड के थ्रू. और वॉल्यूम कितना होगा, जो जितने नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास उतना ही हमारे पास वॉल्यूम भी होगा. जितना मोलर कोफिशिएंट होगा उतने डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा. जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 मोल्स हैं यहाँ पर ब्यूटेन के C4H10 के, तो उसका मतलब यहाँ पर दिस इज 2 डेसीमीटर क्यूब, ये 2 dm³ है. और से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है इससे, तो फिर यहाँ पर चूँकि 8 मोल्स हैं दैट्स वाई 8 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बीन फाउंड. पर आपसे कह रहे बताएं 50 dm³ से कितना बनेगा, तो कुछ तो बनेगा, तो x बनेगा. तो ये इस तरह से बस अब डायरेक्टली क्या होगा कि हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे उसको, कोई कन्वर्जन की नीड नहीं होगी, डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा. जैसे कि यूजिंग रेशो मेथड, सेम वही रेशो मेथड डायरेक्टली अप्लाई करना है, डायरेक्ट आंसर आपके पास आएगा इसके अंदर. तो 2:8 = 50:x. ठीक है, मतलब 2/8 = 50/x. 2x = 50 × 8.
x इक्वल टू 50 इंटू 8/2, 2 1 2, 2 4 8, एंड x इज यहाँ पर हो गया ये 200 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब 200 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास होगी। सो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम रिलेशनशिप, जो हम डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाता है इसमें। ठीक है, समझ में? ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन किसे कहते हैं? यू नो व्हाट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन? नो? ओके, सो अगर हम एक नंबर लिखते हैं दैट इज 3000, तो एक नंबर मैंने इसको लिख दिया 3000, दिस इज नॉर्मल नोटेशन, ये मैंने नॉर्मल नोटेशन में लिखा। इसी को अगर आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना चाहो तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो 3 × 10⁻3, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जब किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट्स की सूरत में लिख दिया जाता है, पावर की सूरत में लिख दिया जाता है, दैट इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, तो अब जब भी किसी नंबर को एक्सपोनेंट्स की सूरत में लिखते हैं, तो ये हमारे पास जो 3 आ गया, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट होता है हमारे पास। ये जो 10 है दिस इज बेस, व्हाइल दिस 3 इज एक्सपोनेंट, और यू कैन ऑल्सो से इट पावर। ठीक है, तो किसी भी बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को हम एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए नंबर को, कि जब हम, या फिर इस तरह बहुत छोटा नंबर भी हो सकता है, 0.00004 हो सकता है। अब इसको अगर हमें लिखना है तो फिर पॉइंट को हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक हम पहुंचाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 टाइम्स आगे लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा 4 × 10⁻, चूँकि 1 2 3 4 5 स्टेप किया तो -5 आता है कन्वर्ट करना आपको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 1.10 जो हमारे पास है, जो कि 1.9 तक तो वॉल्यूम रिलेशनशिप थी, फिर 1.10 से हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो स्टार्ट हो जा रहे हैं। अब इसमें आपसे कह रहे हैं कि ऐड दीज 2 एक्सपोनेंशियल नोटेशंस, कि इन दोनों एक्सपोनेंशियल नोटेशंस को हमें ऐड करना है, प्लस करना है इनको, मीन्स इसको आपस में। तो ये हम कुछ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं यूजिंग द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब हमें ये चीज़ हमें पता है इस बारे में कि अगर हमें 2 एक्सपोनेंशियल नोटेशंस को ऐड करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, अगर हम इसको ऐड करना चाहें, कैलकुलेटर तो आपको डायरेक्ट ऐड करके दे देगा, बट एक्सपोनेंशियल नोटेशन के रूल्स के लिहाज से अगर हम इसको ऐड करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, दोनों के पावर्स पहले सेम करने होंगे, क्योंकि जब तक पावर्स एक्सपोनेंट्स बराबर नहीं होंगे 2 नंबर्स ऐड नहीं हो सकते। अब यहाँ अनइक्वल एक्सपोनेंट्स है, देखिए यहाँ पर 10⁻3, यहाँ पर 10⁻2 है, पहले दोनों को या तो 10⁻3 कर दें या दोनों को 10⁻2 कर दें। ठीक है, जो आपके ऊपर बेहतर लगे आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट को पीछे ले आते हैं, अगर इस तरफ से, अगर ये पॉइंट बैक साइड पे आ जाता है तो ये हो जाएगा 0.315 × 10⁻3, कि जब पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा होता है तो फिर पावर प्लस हो रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों के एक्सपोनेंट सेम हो गए, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, 1.31 × 10⁻3 और 0.315 × 10⁻3. We have to plus these two numbers. This is 1 point, this is 6, this is 2, this is 5 और ये पावर सेम रह गया. This is your answer. ठीक है भाई, क्लियर है? So this is how you actually add the two numbers by using exponential notation. अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1.11 हमारे पास है. इसमें हमसे मल्टीप्लाई करने कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करें दो नंबर्स को. तो कह रहे हैं मल्टीप्लाई 7.0 × 10⁻12 एंड 2.0 × 10⁻−3. इन दोनों नंबर्स को कह रहे हैं कि आप मल्टीप्लाई करें यूजिंग द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन. ठीक है, तो हाउ टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स. तो देखिए, जब ये सब बड़ा सिंपल है कि हमें क्या करना होता है, कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देना होता है. तो दैट इज 7 2 = 14 मीन्स 7.0 × 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करना है 2.0 × 10⁻−3 से. सिंपल क्या होगा कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. दैट इज 7 2 = 14 × 10⁻, और चूँकि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन, तो क्या होता है जो बेस होता है वो ऐड हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं. ठीक है, तो बेस ऐड हो जाएगा, दैट्स 12 + -3. तो ये हो जाएगा 14 × 10⁻12 - 3.
ये हो जाएगा 14 इंटू 10 टू द पावर 12 में से 3 माइनस करेंगे, दैट्स 9। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास नंबर आया ना बच्चे, तो ये नंबर जो हमारे पास आया, दिस इज़, कल जैसे मैंने बताया था आपको कि दिस इज़ नॉन स्टैंडर्ड, दिस इज नॉन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो ये नॉन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन है। स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, एक डिजिट के बाद हमारे पास जो है वो डेसिमल पॉइंट आ रहा होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से पॉइंट चुके भी इस वक्त यहाँ लगा हुआ है, एक बैक साइड पर उसको ले जाएंगे। ठीक है, यस बिल्कुल 1.4 इंटू 10 टू द पावर 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ वो मल्टीप्लाई द टू नंबर्स। तो मसला ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल 1.12 के अंदर कि डिवाइड दीज टू नंबर्स। अब ये दो नंबर्स को डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड का भी सिंपल वही रूल होता है, दैट इज 6.60 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 3.20 इंटू 10 टू द पावर 3। तो बस कोफिशिएंट्स को हमें क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना सबसे पहले। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करने में करते हैं ना, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी हमें क्या करना है, कोफिशिएंट्स जो है उनको हमें यहाँ पर जो है वो डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो दैट्स 6.60 डिवाइडेड बाय 3.20, ये कि हमारे पास 2.06। ठीक है, तो 6.60 और 3.20 है, ये 6.60 और 3.20, ये हमारे पास आ गया 2.06। 2.06 इंटू 10 टू द पावर। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पर दो एक्सपोनेंट्स हों जो डिवाइड में हो, ठीक है, तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है। ऐसे ना 8 माइनस 3 हो जाएगा, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.06 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्लियर है? तो ये सिंपल है, ये बहुत बेसिक क्लासेस में आप पढ़ के आते हैं, इंटर में दोबारा रिपीट कर रहे हैं। 9-10 में आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स को। नेक्स्ट इसके बाद एक और नंबर कह रहे हैं, पावर की यूजेज यहाँ पर बता रहे हैं कि 3.25 इंटू 10 टू द पावर 4, उसके बाद होल पावर 2। कि इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखें, इस पर भी पावर आ जाएगा, इस पर भी पावर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3.25 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 4 है। अब 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर जो है ना, तो जब पावर पे पावर होता है, हमें एक चीज़ पता है कि x की पावर m है, फिर m की पावर n है, तो ये बराबर हो जाते हैं m इंटू n। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10 के अंदर मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो पावर पे पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 इंटू 2 ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर 3.25 का स्क्वायर हम यहाँ पर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 10.56 इंटू 10 टू द पावर 4 2 8। ठीक है, स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए उसको एक स्टेप बैक कर लेंगे, तो 1.056 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, फिर एग्जाम्पल नंबर 1.14 के अंदर जो है वो हमारे पास यहाँ पर हमें रूट के लिहाज से वर्किंग दिखाई जा रही है कि अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो किस तरह से हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसे तो अब यहाँ पर जैसे 2.5 है, इसका रूट हम विदाउट कैलकुलेटर हम इसको लेना इतना आसान नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको एक सिंपल एक फ्रैक्शनल पॉइंट के बजाय बल्कि हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। पॉइंट को हम इसको राइट साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, जब पॉइंट राइट साइड पे जाएगा तो दैट से पता है पावर डाउन कम होनी शुरू हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बिकम 25 इंटू 10 टू द पावर 6। अब 25 का रूट अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये 5 निकल जाएगा। ठीक है, और 10 के पावर 6 का जो रूट निकलेगा तो पावर हाफ हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से इस तरह से हम क्या करते हैं कि पहले उसको होल नंबर बना लेते हैं, देन उसके बाद हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं नंबर को। ठीक, अच्छा नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल हमारे पास होता है इसमें चैप्टर 1 के अंदर स्टोइचियोमेट्री में लिमिटिंग रिएक्टेंट का। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट किसे कहा जाता है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा पहले, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स बताऊंगा लिमिटिंग रिएक्टेंट के किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट किसे कहेंगे, तो द रिएक्टेंट
which is used up first in any reaction is called limiting reactant. The reactant which is used up first in any reaction is called limiting reactant. किसी रिएक्शन के अंदर वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है जो पहले यूज अप हो जाता है, जो पहले फिनिश हो जाता है, जो पहले ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? जो पहले यूज अप हो जाएगा, जो पहले ख़त्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे लेट्स से कि जब हम बात करते हैं कि सिंपल अगर हम यहाँ पर बात कर लें कि वाटर और लेमोनेड दोनों से मिलकर जो है वो हमारे वाटर और लेमन से मिलकर लेमोनेड बनता है। ठीक है, तो वाटर प्लस लेमन एंड इट इज़ फॉर्मिंग लेमोनेड। ठीक है, इससे लेमोनेड बनेगा। अब वाटर मान लेते हैं, वाटर जो है 1 गिलास लेते हैं और लेमन जो है वो हम इसमें जो है वो 2 लेमन लेते हैं, तब जाकर हमारे पास 1 गिलास जो है वो लेमोनेड बनता है। तो ये हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं। ठीक है, वाटर और लेमन। अब अगर मैं किस तरह से रिएक्शन करूं कि यहाँ पर 1 गिलास पानी के बजाय मैं यहाँ पर 5 गिलास ऑफ वाटर यूज़ कर लूँ, 5 गिलास पानी इस्तेमाल कर लूँ और लेमन 2 ही रखूँ, तब उसमें क्या होगा? हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा? वाटर के लेमन, बिकॉज इट विल बी यूज्ड अप फर्स्ट। वह ना वो एक ही गिलास हम बनाएंगे और यहाँ पर ये हमारा लेमन ख़त्म हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लेमन हमारे पास जो है दिस इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, जो वाटर है जाहिर से बस 4 गिलास बचा रह जाएगा, चूँकि लेमोनेड तो एक ही गिलास बन पाएगा, तो वो हमारे पास कहलाएगा दिस विल बी कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। तो एक्सेस रिएक्टेंट इसका रिवर्स होता है। ठीक है, जो यूज नहीं होता, विच इज़ नॉट यूज्ड अप फर्स्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो द रिएक्टेंट which is not used up first in any reaction is called excess reactant। तो 2 तरह के रिएक्टेंट हो सकते हैं, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमने यहाँ पर आपको बताई। इसके अलावा इसकी और हम फर्दर डेफिनेशन इसमें कर सकते हैं। इसकी फर्दर डेफिनेशन और हम कर सकते हैं। फर्दर डेफिनेशन क्या है कि द रिएक्टेंट which forms least amount of product is called लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है उसे जो है वो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास बनाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर जब एग्जाम्पल मैं देख रहा था, इस एग्जाम्पल के अंदर वाटर और लेमन ये 2 इस्तेमाल किए गए थे। तो लेमन से देखकर हमें ये लग रहा है कि 1 गिलास लेमोनेड बनेगा, लेकिन वाटर को देखकर लग रहा है कि 5 गिलास लेमोनेड बना सकते हैं। तो यहाँ पर लेमन इसलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट है बिकॉज इट इज़ फॉर्मिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जबकि वाटर जो है वो मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहा होगा इसके अंदर। तो यहाँ पर एक्सेस रिएक्टेंट की भी एक अलग डेफिनेशन हमारे पास बन जाएगी कि द रिएक्टेंट विच फॉर्म्स more amount of product is called एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये लिमिटिंग और एक्सेस में मैं डिफरेंस आपको बता रहा हूँ कि क्या डिफरेंस है। वैसे हमारा टॉपिक जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का ही है जिसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। और ये भी हमें याद रखना है, ये चीज़ हमें याद रहनी चाहिए, नोट एक याद रखें कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द एक्चुअल प्रोडक्ट या इज द एक्चुअल
अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कि लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही जो प्रोडक्ट बनेगा वो असल में एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा। एक्सेस रिएक्टेंट कभी भी एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनाता, लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाता है। जैसे कि आप देख लें यहाँ पर कि 5 गिलास पानी को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये जो है वो 5 गिलास लेमनेड बन जाएगा। हमें यहाँ पर लेमन को देखते हुए फैसला करना पड़ेगा, चूँकि लेमन 2 है, वो पहले जब ख़त्म हो जाएगा तो वाटर तो उसमें तो ऐड करने के लेमन बचेगा ही नहीं। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है ना, वही आपको आइडिया दे रहा होता है कि रियल में कितना हमारे पास, रियल में हमारे पास कितने लेमनेड की हमारे पास जो है वो फॉर्मेशन होगी। ठीक है, समझ गए? तो ये चीज़ है, कोई मसला याद है? अच्छा, यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट की एक न्यूमेरिकल हमारे पास है। दिस इज ऑन पेज एग्जाम्पल नंबर 1.15। अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स में क्या होता है उसको पहचानने का सिंपल तरीका ये होता है कि उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल जो रिएक्टेंट्स हैं ना, उनके मासेस हमारे पास गिवन होते हैं। एक से ज़्यादा रिएक्टेंट के मासेस गिवन होते हैं, जबकि अभी तक हमने जितने भी स्टोइचियोमेट्री में कैलकुलेशन किए उसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट का मास या वॉल्यूम कुछ भी गिवन था। अगर मल्टीपल रिएक्टेंट्स के अमाउंट्स गिवन कर दिए जाएँ तो उसका मतलब ज़ाहिर सी बात है कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। चूँकि एक ही आंसर सही आंसर होगा, बाकी आंसर्स रॉन्ग होंगे, एक्चुअल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो जैसे कि क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे दी गई, जैसे इथीन की जब कंबशन की जा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। ये क्वेश्चन आपको दे दी गई है। क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं फॉर मिक्सचर कंटेनिंग 2.8 ग्राम इथीन, अगर एक मिक्सचर है जिसके अंदर इथीन जो है वो 2.8 ग्राम है, जबकि जो ऑक्सीजन है हमारे पास वो है हमारे पास 6.4 ग्राम, और इस दोनों को रिएक्शन कराया गया साथ में, तो आइडेंटिफाई द एलआर, आइडेंटिफाई कीजिए इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, आइदर इथीन और ऑक्सीजन, इसमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। एंड डिटरमाइन द मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड, और ये भी बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। तो इसका एक सिंपल मेथोडोलॉजी ये होती है कि आप दोनों से ही मास मास रिलेशनशिप अप्लाई करके अब चेक कर लो कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन ज़्यादा बना रहा है। ठीक है, तो जो कम बना रहा होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो ज़्यादा बना रहा होगा वो एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो बस सिंपल कुछ नहीं करना, 2 बार आपको लिमिटिंग वो मास मास रिलेशनशिप ही अप्लाई करनी है, और आपको देखना है कि लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कौन बना रहा है, विच इज़ फॉर्मिंग। तो जैसे इक्वेशन हम यहाँ दोबारा से लिख लेते हैं, C2H4 + 3O2 और ये बना 2CO2 + 2H2O। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर इथीन को लेते हैं और इथीन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, इथीन के लिहाज से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मास मास रिलेशनशिप अप्लाई करनी है। सो दैट्स 12 to the 24, 24 + 4 दैट्स 28। ठीक है, तो 28 ग्राम इथीन से हमारे पास 44 to the 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो 2.8 ग्राम से कितना बनेगा, तो कुछ तो बनेगा, x बनेगा। ठीक है, रेशो मेथड अप्लाई कर लेते हैं, 28:88 इज इक्वल टू 2.8:x, मतलब 28/88 इक्वल टू 2.8/x। तो 28x इज इक्वल टू 2.8 × 88 एंड x इज इक्वल टू 2.8 × 88 ओवर 28 से इसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक, सो चेक कर लेते हैं x कितना आ गया हमारे पास। फर्स्ट ये दिस इज 2.8 × 88 डिवाइड बाय 28, ये आ गया हमारे पास 8.8। ठीक है, तो x हमारे पास यहाँ पर आ गया, दिस इज 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये हमें भी नहीं पता इसमें कि ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट के एक्सेस, अब ये इथीन से हमें पता लगा ना, तो अभी नहीं पता, चूँकि जब तक दूसरा वाला हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्या पता कि उसमें इससे भी कम बन जाए, तो पॉसिबिलिटी तो है। तो दोबारा से राइट हैंड पे हम ये काम कर लेते हैं। अगेन इक्वेशन लिखेंगे, C2H4 + 3O2 2CO2 + 2H2O। अब यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पे अंडरलाइन करते हैं, दैट्स 32 and 32 3s are 96। ठीक है, तो 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस हमारे पास 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और 6.4 ग्राम क्वेश्चन के लिहाज से कितना बनाएगा, तो x बनाएगा। रेशियो मेथड अप्लाई कर देते हैं, 96/88 इक्वल टू 6.4/x। तो 96x इक्वल टू 6.4 × 88 एंड x इज इक्वल टू 6.4 × 88 ओवर 96।
5.8, ओके। सो दिस इज 5.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें एक चीज़ अच्छी तरह से पता लग गई इसके अंदर कि चूँकि इथीन जो है ना वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है, तो C2H4 इज एक्सेस, यस, एक्सेस रिएक्टेंट। और यहाँ ये पता लग गया कि O2 इज ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड कितना होगा भाई? 5.8 ग्राम होगा, ना कि वो ये 8.8 ग्राम होगा, चूँकि जो लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्लोइड बनता है वही हमारा करेक्ट होता है, ठीक है। Here we have the next question, example number 1.16. This numerical also belongs to the numerical of limiting reactant. एक इक्वेशन दी हुई आपको, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन रिएक्शन करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना रहे हैं, और इसमें कह रहे हैं कि 67.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए दोनों रिएक्टेंट्स के मासेस दे दिए गए, मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट का ही सवाल है ये, क्योंकि दोनों एक से ज़्यादा रिएक्टेंट के मासेस गिवन किए गए हैं। आर अलाउड टू रिएक्ट, इनको रिएक्शन कराएंगे तो फाइंड आउट द 3 चीज़ें बताइए। सबसे पहले बताइए लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। मास ऑफ ALN प्रोड्यूस्ड, कितना ALN का मास प्रोड्यूस हुआ ये बताइए। एंड मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, और एक्सेस रिएक्टेंट जो है वो उसका मास बताइए। जाहिर सी बात है एक लिमिटिंग के अलावा जो होगा वो एक्सेस रिएक्टेंट का मास होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर हमें यहाँ पर करनी है। तो लेट्स डू द सॉल्यूशन ऑफ इट, कि यहाँ पर हम ले लेंगे, दैट इज अगेन इक्वेशन लिखेंगे 2ALN प्लस N2 एंड इट इज़ फॉर्मिंग 2ALN, ठीक है। और इसके अंदर फिर हम जाहिर सी बात है पहले 2 अंडरलाइन करेंगे कि ALN एल्यूमिनियम नाइट्राइड को देखते हुए, सॉरी 2AL एल्यूमिनियम को देखते हुए एल्यूमिनियम नाइट्राइड बताएंगे कितना बन रहा है, ठीक है। पहले एक रिएक्टेंट को लेंगे और उसके लिहाज से बात करेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे कि इक्वेशन से हमें क्या बात पता लग रही है, देन देखेंगे कि क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या बता रहा है। तो 27 होता है एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो ये 54 हो गया, 27 2 दैट इज़ 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। इससे हमारे पास कितना ALN बन रहा है, सो ये हो जाएगा 27 प्लस 14 इंटू 2 दैट्स 82, ठीक है। तो 82 ग्राम हमारे पास यहाँ पर एल्यूमिनियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन हो रही है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई बताएं 67.5 ग्राम से कितना बनेगा, तो x बनेगा। तो रेशियो मेथड अप्लाई कर लेते हैं, तो 54/82 इज इक्वल टू 67.5/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। दिस इज 54x इक्वल टू 67.5 इंटू 82, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 67.5 इंटू 82/54, ठीक है। (102.5), ठीक है। तो ये आ गया 102.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड ALN, ठीक है। तो ये एक हमारे पास, अब इसमें पता नहीं हमें इसमें कि ये करेक्ट आंसर है भी कि नहीं है, जब तक हम एक सेकंड वाले को ना निकाल लें, ठीक है। तो अगेन दोबारा से यहाँ पर काम करते हैं, 2AL प्लस N2 और इससे बन रहा है 2ALN। अब हम नाइट्रोजन और एल्यूमिनियम नाइट्राइड के लिए देखते हैं। तो दैट्स 28 ग्राम से बन रहा है 82 ग्राम, और कितना कह रही है 140 ग्राम। तो 140 ग्राम से कितना बनेगा भाई, x ग्राम बनेगा, ठीक है। तो 28:82 इक्वल टू 140 इज टू x। तो 28/82 इक्वल टू 140 ओवर x। तो ये आ गया 28x इक्वल टू 140 इंटू 82, x इक्वल टू 140 इंटू 82 ओवर 28। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 140 इंटू 82 डिवाइडेड बाई 28,
दिस विल बी 410. सो 410 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड ALN. तो यहाँ पर हमसे 3 चीज़ें पूछी थी ना इसने भाई. सबसे पहले उसने पूछा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो अब हमें पता लग गया. तो यहाँ पर अब हम आंसर्स दे देते हैं उसके. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास कौन सा है, इसका मतलब एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट बिकॉज इट इज फॉर्मिंग लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, तो एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया. सेकंड उन्होंने पूछा कि मास ऑफ ALN प्रोड्यूस होगा 102.5 ग्राम प्रोड्यूस होगा. तो मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस्ड इक्वल टू 102.5 ग्राम. एंड द थर्ड थिंग मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट. तो यहाँ पर सी पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास के मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट के एक्सेस रिएक्टेंट कितना मौजूद है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन के बीच में हम रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं कि कितना हमारे पास नाइट्रोजन चाहिए होगा 67.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए. ठीक है, तो इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं इसको निकालने के लिए. 2Al प्लस N2 इट इज़ फॉर्मिंग 2ALN. अब हमें बस इन दोनों पे के बीच का रिलेशनशिप हमें चेक करना है. ठीक है, तो 54 ग्राम से तो हमें बन रहा है 28 ग्राम और 67.5 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, तो x ग्राम चाहिए होगा. ठीक है, रेशो अप्लाई कर लेते हैं. 54/28 इक्वल टू 67.5 ओवर x. तो 54x इक्वल टू 67.5 इंटू 28. x इक्वल टू 67.5 इंटू 28 ओवर 54. और ये x हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा. So 67.5 into 28 divided by 54. This is 35. ग्राम कंज्यूम होगा. ठीक है, ठीक है, ओके. अब यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना है, 35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन चाहिए होगा. अब यहाँ पर हम निकालेंगे मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट. मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट किस तरह से हमें यहाँ पर मालूम हो जाएगा कि जो हमारे पास गिवन था नाइट्रोजन का 140. ठीक है, तो 140 तो ओवरऑल गिवन था, इसमें से माइनस कर देंगे 35 को जो कितना कंज्यूम हो गया होगा. उसके बाद बाकी बचा रह जाएगा. तो 140 में से 35 माइनस करें तो 105 ग्राम. ठीक है, तो ये सर आपके सी पोर्शन का ही आंसर हो गया. क्लियर है. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज का हम सेल्फ असेसमेंट के अंदर पेज नंबर 115 पर. और दिस क्वेश्चन आल्सो बिलोंग्स टू द सेम टॉपिक विच वी आर डूइंग राइट नाउ, दैट इज टॉपिक ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट. ठीक है, तो एक इक्वेशन दी हुई है दैट इज मीथेन का स्टीम से रिएक्शन हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रही है. ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पर मौजूद है CH4 प्लस H2O और रिएक्शन करके CO प्लस 3H2 की फॉर्मेशन हो रही है. ठीक है, स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस उसको हम कहते हैं. ये यहाँ पर चल रहा है. कह रहे हैं कि ना मिक्सचर ऑफ 28.8 ग्राम मीथेन, एक मिक्सचर है जिसमें मीथेन से मरा CH4, ये 28.8 ग्राम है. और स्टीम से मरा यहाँ पर वाटर वेपर्स को ही कहते हैं, है ना. वाटर वेपर्स को स्टीम कहा जाता है, इसको भाप भी कहा जाता है. तो उसका स्टीम का फॉर्मूला भी सेम वही होता है, H2O ही होता है, लेकिन वो गैसियस फॉर्म में होता है. ठीक है, तो 28.8 ग्राम मीथेन और 14.4 ग्राम स्टीम, इन दोनों को हीट किया जा रहा है, इससे CO और H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है. फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड मास ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड. मतलब फिर वही चीज़ है कि इसमें आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है और लिमिटिंग रिएक्टेंट के अलावा जो है वो मास कितना प्रोड्यूस हो रहा है और इसका लाइक हाइड्रोजन गैस का वो आपको यहाँ पर फॉर्म करना है, ये आपको बताना है. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले राइट से बात है इक्वेशन लिख लेंगे CH4 प्लस H2O और इसको हीट किया गया. हीट करने पर ये बना CO प्लस 3H2. सबसे पहले कोई दो रिएक्टेंट है, इसको शॉर्ट में मैं कर रहा हूँ चूँकि अब तो करना आ गया, और H2 में लगा लिया. ठीक है, तो आई थिंक बैलेंस्ड इक्वेशन है ऑलरेडी. यस, बैलेंस्ड है.
तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन से बन रहा है 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 28.8 ग्राम से कितना बनेगा, तो x ग्राम बनेगा। रेशो मेथड अप्लाई कर लेते हैं। 16/6 इक्वल टू 28.8 अपॉन x। 16x इक्वल टू 28.8 इंटू 6 एंड x इक्वल टू 28.8 इंटू 6 ओवर 16। तो यहाँ पर ही हमारे पास x में कुछ वैल्यू आ गई, मतलब फर्स्ट 10.8 आ गई। ओके, तो 10.8 ग्राम ऑफ H2 हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। सो वी डोंट नो राइट नाउ कि आइदर ये लिमिटिंग है कि एक्सेस है, वो बाद में पता लगेगा। ठीक है, चूंकि 2 रिएक्टेंट्स के मासेस गिवन है तो लिमिटेड रिएक्टेंट का सवाल है। तो CH4 प्लस H2O रिएक्शन एरो CO प्लस 3H2। अब हमें यहाँ पर वाटर और हाइड्रोजन गैस के बीच रिलेशनशिप देखनी है। मास लगा लेते हैं। तो दैट्स 18 ग्राम से हमारे पास बन रहा है 6 ग्राम और 14.4 ग्राम से कितना बनेगा भाई, x ग्राम बनेगा। रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं। 18:6 इक्वल टू 14.4:x। 18/6 इक्वल टू 14.4 अपॉन x। 18x इक्वल टू 14.4 इंटू 6, x इक्वल टू 14.4 इंटू 6 ओवर 18। क्या आंसर है इसका? ओके, सो दैट्स 4.8 ग्राम ऑफ व्हाट, ग्राम ऑफ, यस, हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पर हमें क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता लगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा वाटर है, H2O। ठीक है, तो सो H2O इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। H2O हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है बिकॉज इट इज फॉर्मिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड मास ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड। तो एक्चुअल मास जो हाइड्रोजन गैस का होगा, जो बनेगा, तो आपको पता है लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाएगा 4.8 ग्राम ऑफ H2। दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर है?